हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजिक्स पॉइंट एनालिसिस में। इस वीडियो में हम सबमरीन के एक एक पार्ट का सिंबॉलिक फॉर्म में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबमरीन दो प्रकार की होती है। पहली है कन्वेंशनल सबमरीन, दूसरी है न्यूक्लियर सबमरीन। लेकिन इस वीडियो में हम उन्हीं पार्टों का जिक्र करेंगे जो लगभग दोनों सबमरीन में इस्तेमाल होते हैं। सबमरीन जल के ऊपर तैरता हुआ खोखला यान ही है जिसे आगे बढ़ने के लिए पीछे लगे एक प्रोपेलर की ज़रूरत होती है, जो कि आगे के पानी को काट करके पीछे की तरफ करता है, जिससे पानी में एक प्रकार का थ्रस्ट जनरेट होता है और उसी की एनर्जी से वह आगे की तरफ बढ़ पाता है। सबमरीन के अगले व पिछले हिस्से में दो टैंक लिपटे हुए होते हैं जिसे बैलास्ट टैंक कहते हैं। बीच में लगा एक एयर और वाटर का पंप सेट होता है जो कि आवश्यकता अनुसार कुछ ही सेकेंडों में इन्हीं दोनों बैलास्ट टैंकों में हवा या पानी को फुलफिल कर देता है। ऊपर उठे हुए भाग को सैल प्लेट या कॉनिंग टावर कहते हैं, जिसमें दो रडर लगे होते हैं। पीछे भी 4 टेल रडर लगे होते हैं। मित्रों, ये सभी रडर सबमरीन को ऊपर नीचे दाएं बाएं ऑपरेट करने के लिए अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉडल में परिवर्तन के अनुसार हम ये नहीं कह सकते कि ये बैलास्ट टैंक ऊपरी सतह पर ही लिपटे हुए हों, ये अंदर की तरफ भी सेटअप किए जा सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे हैं। मित्रों, जब सबमरीन को समुद्र की गहराई में ले जाना होता है तब इन्हीं दोनों बैलास्ट टैंकों में बीच में लगे पंप की सहायता से पानी को फुलफिल कर दिया जाता है, जिससे सबमरीन के अगले हिस्से की डेंसिटी बढ़ जाती है, बुoyant फोर्स घट जाता है, तथा पिछले हिस्से की भी डेंसिटी बढ़ जाती है, बुoyant फोर्स घट जाता है। ओवरऑल मिला करके पूरे सबमरीन की डेंसिटी समुद्र के पानी की अपेक्षा बढ़ जाती है और बुoyant फोर्स घट जाता है, जिससे सबमरीन पानी में डूबने लगती है। ठीक इसी प्रकार जब सबमरीन को ऊपरी सतह पर लाना होता है तब इन्हीं दोनों बैलास्ट टैंकों के बीच में लगे पंपों की सहायता से हवा को फुलफिल कर दिया जाता है, जिससे सबमरीन के अगले हिस्से की डेंसिटी घट जाती है, बुoyant फोर्स बढ़ जाता है, तथा पिछले हिस्से का डेंसिटी घट जाती है, बुoyant फोर्स बढ़ जाता है। ओवरऑल मिला करके पूरे सबमरीन का बुoyant फोर्स समुद्र के पानी की अपेक्षा बढ़ जाता है, जिससे सबमरीन पानी में तैर रही होती है। सबमरीन को पानी की गहराई में ले जाने का दूसरा तरीका यह भी है कि अगले हिस्से में हम पानी और पिछले हिस्से में हम हवा का समन्वय बना देते हैं, जिससे अगले हिस्से की डेंसिटी बढ़ जाती है और पिछले हिस्से का बुoyant फोर्स बढ़ जाता है, जिससे अगला सिरा पानी में झुक जाता है तथा पिछला सिरा पानी में उड़ जाता है। पीछे से प्रोपेलर की एनर्जी को पा करके सबमरीन पानी में गोते लगा रही होती है। ठीक इसी प्रकार सबमरीन को समुद्र की सतह पर लाने के लिए ठीक इसी का अपोजिट प्रोसेस फॉलो किया जाता है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन यह है कि इन गहरे समुद्रों में सबमरीन के क्रू मेंबर को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को अचीव कहाँ से किया जाता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन को कंप्लीट कराया जाता है, जिसके तहत समुद्र के पानी को खींच करके एक पानी के हौज में इलेक्ट्रोड रॉड को डीसी करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। डीसी करंट को पा करके एनोड व कैथोड की टर्मिनल से क्रमशः ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स उठने लगते हैं, जिसमें हाइड्रोजन को इग्नोर कर ऑक्सीजन को एक टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। इस स्टोर्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल दो पर्पज में होता है। पहला तो क्रू मेंबर को सांस लेने के लिए और दूसरा बैलास्ट टैंक में सप्लाई के लिए, खासकर सबमरीन को जब समुद्र की सतह पर वापस ऑपरेट करना होता है। हालांकि क्रू मेंबर की सांस के दौरान छोड़ी गई CO2 गैस को रिमूव करने के लिए सोडा लाइम की रिएक्शन कराई जाती है और यह रिएक्शन एनेस्थीसिया नामक इक्विपमेंट के जरिए संभव हो पाती है। सबमरीन के पेड़ के निचले हिस्से में दो एक्स्ट्रा छोटे छोटे और प्रोपेलर लगे होते हैं, क्योंकि इनका रोल तब होता है जब मेन प्रोपेलर इमरजेंसी केस में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करता है, अर्थात वो डिस्पोजल हो जाता है। सबमरीन अपने आप में ढेर सारे उपकरणों से लैस होती है, जैसे कि नंबर 1 पे सोनार वेब है, नंबर 2 पे सोनार प्लेट है और उससे निकलने वाली वेब है, नंबर 3 पे वाटरप्रूफ कैप है जिसे ओपन करके सीढ़ियों के रास्ते हम सबमरीन में एंट्री कर सकते हैं, नंबर 4 पे कम्युनिकेशन के लिए रेडियो एंटीना है, नंबर 5 पे पेरिस्कोप है,
नंबर 6 पे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंटीना है जो कि रेडियो एंटीना का एडवांस वर्जन है। नंबर 7 पे इंटरसेप्टिंग रेडार है। नंबर 8 पे नॉइजलेस कवर है जो कि नॉइज कम करने के साथ साथ उच्च दबाव को झेलने में भी सक्षम है। नंबर 9 पे प्रोपेलर कवर है। नंबर 10 पे इलेक्ट्रिक मोटर है जिसके ज़रिए प्रोपेलर शाफ्ट को पावर मिलती है। नंबर 11 पे एक्सीलरेटिंग पॉइंट है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिक मोटर की गति को कंट्रोल किया जाता है। नंबर 12 पे बैटरी है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर की जाती है जहां से मोटर को सप्लाई की जाती है। नंबर 13 पे डायनमो है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नंबर 14 पे डीजल इंजन है जो कि मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है डायनमो को इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करने के लिए। और नंबर 15 पे सोनार है। सबमरीन में और भी छोटे छोटे रूम केबिन के अनुसार अलग अलग पर्पज के अनुसार अलग अलग केबिनों के रूप में डिवाइड होते हैं। फ्रेंड्स, जिसमें हमने नंबर 5 पेरिस्कोप की बात की जिसका कनेक्शन सीधा सर्विलांस रूम में होता है जिसे कोई भी क्रू मेंबर 360 डिग्री रोटेट कर समुद्र की सतह के चारों ओर समुद्र की सतह के ऊपर होती हुई मूवमेंट को देख सकता है। फिलहाल आप यहाँ पर अस्पष्ट देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इन गहरे समुद्रों में सबमरीन में ब्रेक कैसे अप्लाई की जाती है। तो प्रोपेलर ब्लेड को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिसका एंगल ऑफ अटैक आगे की तरफ होता है जो कि क्लॉकवाइज घूमने पर आगे की पानी को काट करके पीछे की तरफ करता है। जब सबमरीन का चालक ब्रेक पैडल को सक्रिय कर देता है तब प्रोपेलर ब्लेड का एंगल ऑफ अटैक पीछे की तरफ हो जाता है जो कि क्लॉकवाइज घूमते हुए भी अब पीछे के पानी को काट करके आगे की तरफ करता है जिससे सबमरीन में ब्रेक अप्लाई हो जाती है। और लास्ट में कुछ इस तरह से एक एक पार्ट का व्यू आप प्राप्त करेंगे जिसमें बीच में बैठे ऑन ड्यूटी मोड में क्रू मेंबर का सिंबल है। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि सबमरीन से रिलेटेड यह वीडियो कुछ न कुछ आपको आइडिया दे गया होगा। अगर ये वीडियो आपको कुछ न कुछ आइडिया दे गया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।